नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध ढंग से कार्य करते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आज अपने सरकारी आवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। करीब 36 लाख टेस्ट के साथ देश में कोविड-19 की सर्वाधिक टेस्टिंग करने वाला राज्य बनने पर संतोष व्यक्त करते हुए सीएम योगी ने टेस्टिंग गतिविधियों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से क्रियाशील रखा जाए। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई और इस बाबत आईजी ज्योति नारायण ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न आयोजनों के लिए दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। इसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी निर्देश, कुछ गोपनीय इनपुट्स भी हमें प्राप्त होते हैं, उसके मद्देनज़र भी एंटी सेबोटाज चेकिंग, ड्रोन्स पर निगरानी, होटलों की चेकिंग, गश्त आदि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी एवं मुख्यालय से जितने भी निर्देश निर्गत किए गए हैं सुरक्षा के, उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। पुलिस महानिदेशक महोदय के पूर्व में एंटी रोमियो दल का गठन किया गया था और उसके लिए भी निर्देश निर्गत किए गए थे। उसकी कार्रवाई जनपद में क्या हो रही है उसका भी सतत मॉनिटरिंग यहाँ किया जा रहा है और दिनांक 7 अगस्त 2020 तक जो कार्रवाई अभी तक हुई है उसमें कुल जितने भी स्थान इस एंटी रोमियो दल द्वारा चेक किया गया है वो 29,31,652 जगह हैं और अभी तक कुल 7,134 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। 7,134 और अभी तक 11,222 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जब से एंटी रोमियो का अभियान चला है वो 7 अगस्त तक का आंकड़े हैं और ये प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद प्रतापगढ़, थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध करने वाले टॉप 10 अपराधी सभाजीत की जो अर्जित संपत्ति थी उसे गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है। संपत्ति की कुल कीमत 1,61,08,000 रुपये है। एसटीएफ द्वारा जनपद अयोध्या में थाना हैदरगढ़ से वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी राहुल। वहीं पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने रिकॉर्ड 21 दिनों में चार्जशीट
फाइल की है। यह चार्जशीट उन सभी 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। 20 जुलाई को श्री विक्रम जोशी को हमलावरों द्वारा हमला करके घायल कर दिया गया था और दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं जो शेष अभियुक्त था जिस पर 25,000 का इनाम था उसको 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के साथ ही सभी टीमों को यह आदेशित किया गया था कि साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करें और विवेचना में शीघ्र चार्जशीट लगाएं। यह अवगत कराना है सभी को कि संपूर्ण मामले में लगभग 3 हफ्ते के अंदर ही पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। समस्त साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं और साथ ही इन 10 अभियुक्त जिसमें प्रमुख अभियुक्त रवि और छोटू दोनों शामिल हैं, इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी इनके विरुद्ध जो समस्त कार्रवाइयाँ हैं साथ में विवेचना गैंगस्टर अधिनियम के तहत वह भी प्रचलित कर दी गई। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसे लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कटाक्ष किया। इसके अलावा लल्लू ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की। मुझे लगता है कि जनता का जनादेश जिसको हासिल होता है वही देश का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री होता है और जनता ने जनादेश दिया है तो पूरे भारत के लोग सम्मान करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने सम्मान किया है, लेकिन 7 वर्षों में उन्होंने देश को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, इस महामारी के क्षेत्र में क्या इंतजाम किए हैं ये पूरा देश देख रहा है। आने वाले दिन में जरूर जनता सवाल भी पूछेगी और जवाब भी देगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में व्यस्त है, लोगों के जनजीवन से कोई लेना देना नहीं। जहां विधान परिषद का चुनाव होता है तो उस पर रोक लगाई जाती है, लेकिन राज्यसभा का तो चुनाव आपके सामने कल नामांकन दाखिल होता है। लगातार जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बंगाल में हो, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, ये आज भी चुनावी मूड में। लोगों के जीवन से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। मौतें होती जा रही हैं, महामारी बढ़ती जा रही है, इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं, आइसोलेशन वार्ड नहीं, जांच के नाम पर लीपापोती करने का काम, मरीजों को भगाने का काम किया जा रहा है। और जिस रूप में ये सरकार ने कहा था कि हम इस महामारी से जंग जीत लेंगे, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लगातार वो जंग हार रही है। देश चिंतित है, प्रदेश चिंतित है, लोग अपने जान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ये सरकार लोगों के जीवन को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि 13 अगस्त को देश के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जिन्होंने सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा सपा नेता ने बेंगलुरु हिंसा और पीएसपी के विहिप पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये हिंदुस्तान की आवाम का निर्णय है और डेमोक्रेसी में नक्कारा खल्क ही नक्कारा खुदा होती है। उसकी जो मन है, अगर जनता ने, लोगों ने विश्वास करके एक मौका दिया है तो ये शासक नहीं, सेवा का भाव आना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये ताकत नहीं है। इसको जो ताकत से की नजर से देखेगा वो गलत है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को कहते हैं ना कि टू हुम मच इज गिवन ऑफ हिम मच मोर विल बी एक्सपेक्टेड। जितना ज्यादा आपको दिया जाए समाज में, जितना समाज आपको इज्जत देगा, उतनी ज्यादा कि आपसे अपेक्षा करेगा। तो ये आज हिंदुस्तान बहुत कुछ मांग रहा है अपने प्रधानमंत्री से, और ऐसे रिकॉर्ड तो बहुत बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे। रिकॉर्ड की कीमत नहीं है, कीमत है आवाम के, हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट की। और उन्होंने जिस विश्वास से आपको दिया है, आज उस विश्वास में कहीं ना कहीं टूट पैदा हो रही है। उसको संभाल लीजिए। अगर आपने संभाल लिया
अगर आपने ठीक से काम कर लिया, चाहे कोविड की लड़ाई हो, चाहे इकोनॉमी की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगारी की लड़ाई हो, चाहे हमारे बॉर्डर्स की बात हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस की बात हो, चाहे ट्रेड और एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे पॉवर्टी एलिविएशन की बात हो, चाहे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात हो, उन सब पे सरकार को काम करना चाहिए और जो काम करेगा उसको जनता का प्यार और विश्वास। उत्तर प्रदेश का जो कानून माननीय योगी आदित्यनाथ जी लाए थे, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर बैंगलोर में भी ऐसा कोई कानून बनता है तो वो तो कर्नाटक का हाईकोर्ट डिस्कस कर निर्णय ले लेगा, वो तो उनका निर्णय है। एक मैं इससे और फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात कहना चाहूंगा। देखिए, कहां कुछ हो गया, किसी ने पोस्ट डाल दी, उस पर लोग भड़क गए। पहली चीज, ऐसी पोस्ट डालनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ऐसी बात चीजों पे लोगों को भड़कना नहीं चाहिए। और तीसरी चीज, शासन प्रशासन इतना मुस्तैद होना चाहिए, इतना चुस्त होना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना ना हो पाए। ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई। लेकिन जहां सरकार के लेवल पे रिस्पांस की बात है, अगर हम लोग आज सरकार में होते और मुझको इस पर निर्णय लेना होता, हमारी पार्टी को निर्णय लेना होता, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं शासन को एक लेजिस्लेशन के बारे में विचार करना होगा। चाहे प्रदेश सरकारें बना दे अपने डोमेन के लिए, चाहे भारत सरकार बना दे, चाहे आईटी एक्ट में अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट उसको पास कर दे। लेकिन फेसबुक पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो ऐसी चीजें लिखी जा रही हैं, जो ऐसी चीजें हैं, उनके हमें बहुत स्ट्रिक्ट फिल्टर्स लगाने होंगे और उनको बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट और कंट्रोल करना। माननीय मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, जिसमें से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ से मुख्यमंत्री रही हैं। और यहां कांग्रेस को भी आज जो राजस्थान में सरकार के ऊपर संकट है, उसमें यह कहना कि आप कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वोट करिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करिए, या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए वो वोट, या वो संख्या कम हो जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाए, या लोग उनके एब्सटेन करें या उसके खिलाफ वोट करें जिससे भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने में सफल हो जाए या अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाए। तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि माननीय मायावती जी किसकी तरफ टिल्ट कर रही हैं और ओपनली किस पार्टी के साथ। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। योगी सरकार बनने के बाद गड्ढा मुक्त सड़क उनकी प्राथमिकता में शामिल था, लेकिन 3 साल के बाद भी सड़कों का हाल बेहाल है। कुछ ऐसा ही नजारा चंदौली में है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक ने गड्ढों से भरे सड़क को लेकर अनोखा प्रदर्शन कर पोल खोलने का काम किया है। पूर्व विधायक मनोज सिंह ने कमलापुर रोड पर गड्ढे में धान रोपकर अपना विरोध जताया और इस दौरान सीडीओ चंदौली भी वहीं से गुजर रहे थे। पूर्व विधायक और उनके साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीडीओ को गाड़ी से उतरकर मामले की शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन सीडीओ गाड़ी से नहीं उतरे। इसके बाद पूर्व विधायक ने उनकी गाड़ी रोक दी और गाड़ी के सामने ही धान रोप दिया। पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसी निकम्मी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री कहता है कि गड्ढा मुक्त रोड होना चाहिए, लेकिन उसके अधिकारी गड्ढा युक्त रोड बना के रखे हैं। और दुर्भाग्य है कि हम लोग धान रोप रहे हैं रोड पर और सीडीओ साहब की गाड़ी आती है और गाड़ी वापस चली जाती है। उतर के जवाब भी पब्लिक का देने को उनको फुर्सत नहीं है। ऐसा क्या मानते हैं, क्या इस अधिकारी जो हैं कागज पे कुछ और दिखा रहे हैं और हकीकत में कुछ और है? देखिए, मैंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर रोड गड्ढा मुक्त है तो मैं चंदौली के लोगों को मैंने कहा था कि आप कोई भी एक अच्छी रोड मुझे बताने का काम करें। मेरे मोबाइल 94 पर आप भेजने का काम करिए। एक रोड भेजेंगे, मैं 11,000 रुपया पहला आदमी को, 5100 रुपया दूसरे आदमी को और तीसरे आदमी को 2100 रुपया का इनाम देने का काम करूँगा। एक भी रोड
मिलने का काम नहीं हो रहा है। और जो बहादुर 1 करोड़ देगा उसको 1100 रुपया भी और उसको पुरस्कार अलग से और देने का भी मैं काम करूंगा। वहीं संभल में एक मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई। संभल के चंदौसी इलाके में एक 8 साल की मासूम बच्ची अपने घर से अचानक से लापता हो गई। जब परिवार वालों ने तलाश की तो उसके शव को बोरी में ले जाता हुआ किडनैपर उन्हें मिला। बच्ची की हत्या की जा चुकी थी। हालांकि उसके परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले बच्ची से रेप किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक चंदौसी के कोतवाली इलाके के कॉलोनी में 8 साल की बच्ची गुरुवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी और इसी बीच किसी ने उसका अपहरण कर लिया। बच्ची के गायब होने पर परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। क्या पूरा मामला क्या है? थाना क्षेत्र में कल एक लड़की अपने घर से शाम को गई थी खेलने के लिए, लेकिन घर जब वापस नहीं आई है तो उसके परिजन उसको खोजने के लिए निकले हैं। तो उसको ये पता लगा कि ये लड़की इसी मोहल्ले के रहने वाले दयाराम नाम के घर पे गई थी टीवी देखने। और उसके बाद जब ये लोग तलाश करते करते सुबह हो गई तो सुबह 4 बजे देखा कि दयाराम हाथ में एक टाट की बोरी में कुछ लेके जा रहा था। उन लोगों ने दौड़ा के उसको रोका, पूछा तो उसने देखा कि उसकी बच्ची की ही उसमें लाश मिली है। तब तक उसको उन्होंने पकड़ के तुरंत पुलिस को सूचना दिया है। पुलिस तत्काल मौके पर आई है और बोरे को अपने कब्जे में लेके आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया। सर, रेप की आशंका जताई गई है। क्या ये घटना को एक अकेला इंसान था घटना को अंजाम देने वाला, ये कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं? अब जब पीएम रिपोर्ट के बाद ही जब मिलेगा तब इस पर कुछ आरोपी से पूछताछ में कुछ अभी तक पता चल पाया? अभी तक कुछ पता नहीं चला। उधर अयोध्या में कोरोना योद्धाओं को भारतीय सेना ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। सेना ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम के कर्मियों को सम्मानित किया। कर्मचारियों के सम्मान में सेना की ओर से बैंड पार्टी भी दी गई। कोरोना महामारी से बचाने के लिए दिन रात एक करने वाले कोरोना योद्धाओं को भारतीय सेना ने एक विशेष आयोजन के जरिए सम्मान दिया। अयोध्या के मुख्य शहर फैजाबाद के गुलाबबाड़ी मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यह आयोजन हुआ। हमारे लिए एक बहुत ही मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण दिन था, जहाँ पर फौज की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से पूरे देश के जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको धन्यवाद किया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो देश की सुरक्षा है वो एक ही तबके की जिम्मेवारी नहीं है। हम सब साथ मिलके इस देश की सुरक्षा करेंगे और किस टाइप का खतरा किस टाइम पे पैदा होता है उससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम सब एकजुट हैं। और जो आज इंडियन आर्मी की तरफ से ये प्रयास किया गया है, ये उसी भावना को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि हम सब एक हैं। और जैसे आपने आखिरी धुन सुनी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और अगर ये जज्बा हम सब के दिल में रहेगा तो कोई शक की बात नहीं है कि हम इस जो महामारी फैली हुई है इसको हम एक सफल तरीके से पूरा ख़त्म कर सकते हैं। वहीं आगरा में एक गांव ऐसा है जहां पर देश सेवा करने के लिए लगभग हर घर से एक जवान सेना में भर्ती है। ये गांव देश सेवा की एक मिसाल है। आगरा शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अटूस गांव में देश सेवा करने का जज्बा देखने को मिलता है। गांव के युवाओं के मन में बचपन से देश सेवा की भावना पैदा है। गांव के युवाओं को शुरू से एक ही सपना रहता है कि वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें। शुरू से ही गांव के युवा सेना की तैयारी में लगे हुए। गांव की आबादी लगभग 8000 है और अभी वर्तमान में करीब 800 से 850 जवान सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। गांव के ही रिटायर्ड सैन्यकर्मी गांव के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और गांव में युवाओं का कहना है कि आर्मी की वर्दी चाहिए और इसी के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। जो बात आर्मी की वर्दी में है वो किसी और सर्विस में नहीं। हम इस वर्दी को पहनकर देश सेवा करना चाहते हैं। हमारे गांव के नायब सूबेदार दशरथ सिंह थे। बस उसी के बाद से गांव में आर्मी में भर्ती होने का सभी में जुनून है और हम रोजाना कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा कर सकें। गांव के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे एक्स हवलदार 9 पैरा कमांडो सुदामा सिंह का कहना है कि गांव के युवाओं में आर्मी के लिए जोश है, देश सेवा की भावनाएं हैं। ऐसा है, हमारे गांव का इतिहास है। जो हमारे बुजुर्ग थे वो आर्मी में थे, तो उनकी उस पे प्रथा पे उन्होंने
बंदों को जागरूक किया, तो लोगों के अंदर जोश है, आर्मी में जाना चाहते हैं क्योंकि आर्मी की वर्दी उनको अच्छी लगती है, देश की सेवा करना चाहते हैं और आर्मी के अलावा ऐसा कोई मौका नहीं है जो देश की सेवा कर सके। आर्मी ही एक ऐसी संस्था है जिसमें आदमी देश की सेवा चाहते हैं कि वो जब शहीद हुए थे दशरथ सिंह जी, उन्हें देखकर बच्चों को लगा कि ये भी अपने बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए आर्मी में जा रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, तो बच्चों ने भी सोचा ये अपने देश के लिए इतना कर रहे हैं तो ना हम भी थोड़ा बहुत इतना कर सकते हैं। तो उनमें इतना जोश आया, उतनी उत्साह आई कि वो मेहनत करने लगे, रेस वगैरह करने लगे और मेहनत के साथ साथ अपनी पढ़ाई वगैरह भी। तो ये जोश उनमें अभी बरकरार ही है और अभी भी नहर पर, यहाँ पर नहरी है, यहाँ नहर पर रोड वगैरह पर करते हैं रेस वगैरह, तो वो भी अभी बरकरार चल रही है। लगभग कितने युवा ऐसे हैं जो इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा से महज 18 किलोमीटर दूर गांव अटूस में। इस गांव का इतिहास यह है कि साल 2000 में एक दशरथ नाम के जो कि आर्मी में सैनिक थे, उनकी पाकिस्तानी सैनिकों से जवाबदेही में उनकी वो शहीद हुए थे। आज इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ में एक्स रिटायर सूबेदार शेर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस गांव का इतिहास क्या है, क्यों इस गांव के युवा जो है आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बारे में हम इनसे बात करना चाहेंगे कि युवा में जो जागरूकता है वो आर्मी में जाने के लिए क्यों लोग, यहाँ के जो युवा हैं वो आर्मी में जाना चाहते हैं। क्योंकि अब जो बीजेपी सरकार आने के बाद नौकरियां प्राइवेट भी हैं, मगर इस गांव का इतिहास ये है कि युवक यहाँ के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी सर, इस गांव का इतिहास रहा है इस साल 2000 से जो आर्मी में शहीद जसरथ सिंह जो सबसे शहीद हुए, तब से लोगों के अंदर इतना मतलब उत्साह है कि हम ज्यादा से ज्यादा आर्मी की सर्विस ज्वाइन करेंगे और हम देश की रक्षा करेंगे। लगभग अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो आर्मी में कितने लोग ऐसे हैं जो कि आर्मी में अभी प्रेजेंट में अपना भूमिका निभा रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग होंगे ऐसे जाए? इस गांव के अंदर कम से कम नहीं तो 300, 350 या 400 के आसपास लोग जो ने गांव से आर्मी में हैं। जी जी। और ये भी देखा जा रहा है कि अब अभी भी जो यहाँ के जो लोग, जो युवा हैं वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसी जागरूकता कैसे आई जो है? ऐसी जागरूकता इसलिए आई क्योंकि इस देश का, इस गांव का इतिहास पहले से ही आर्मी के अंदर जितनी मतलब दिलचस्पी रखी है और बाकी सिविल सर्विस में इतनी दिलचस्पी नहीं रखी है। हालांकि सिविल सर्विस भी करने वाले बहुत हैं, परंतु जो भावना आर्मी के लिए है वो उतनी सिविल सर्विस के लिए नहीं है। तो हर युवा चाहता है ताकि हम आर्मी ज्वाइन करें। जी। और हर भर्ती में इस गांव का 4, 6, 10 युवा जो है ना हर भर्ती में आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब इतना जवानों को लगन है कि हम ज्यादा से ज्यादा आर्मी ज्वाइन करें। देखा जा सकता है कि जो हर घर के बाहर यहाँ पर नेम प्लेट भी लगी हुई है और हर घर में ये भी बताया जाता है कि हर घर से एक आर्मी में व्यक्ति। इस गांव का इतिहास ये है कि दर पीढ़ी ये गांव के जो युवा हैं वो आर्मी ज्वाइन करते आ रहे हैं और अभी भी गांव के युवा सुबह से लेकर शाम तक जो आगरा के जो गांव के बाहर जो नहर है वहां पर ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद फिर आर्मी ज्वाइन करते हैं। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, ANV न्यूज। वहीं वाराणसी के चितईपुर क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित एक मकान में घुसकर बदमाशों ने विशाल दुबे की हत्या कर दी। विशाल के सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया। वारदात की सूचना को पाकर आपको बता दें थाने के पुलिस, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल को सील कर साक्ष्य एकत्र किया जा रहा है। घर से 40,000 रुपए और जेवर भी गायब है। ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है एक्सटेंशन की और यहाँ रात में एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है और उसके घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, सामान घर का कम है। और ये जो मकान है इसमें 2 टेनेंट रहते थे, उनमें से एक पोर्शन में ये घटना हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी टीम्स हैं जिसमें फोरेंसिक यूनिट्स हैं और
डॉग स्क्वाड हैं उन सबको लगाया है, बाकी हमारी जो अन्य टीमें हैं उन सभी को लगाया। घटना के बारे में जानकारी की जा रही है। ये हत्या की वजह क्या है, कुछ पता चल पा रहा है? अभी बहुत प्रथम दृष्टया तो नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम लोग थोड़ा जांच कर लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। हत्या किस तरह की गई है, गोली मारा गया है या अभी सर पे चोट लगी है। हाँ। तो वो जो है पोस्टमार्टम में नेचर ऑफ इंजरीज भी आ जाएगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। वहीं बलिया के सहतवार बांसडीह मार्ग पर सुरहिया मोड़ के पास बदमाशों ने सब्जी विक्रेता को सरेरा गोली मार दी, जिसे जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल सवार बदमाश भाग निकले। हत्या की इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसपी देवेंद्र नाथ ने भी घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एसपी ने कहा कि शीघ्र ही हमलावर की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।